ओके जी। अच्छा, जहाँ पे कल हमने स्टॉप किया था ना, आज वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और ये शेयर होगी। ओके। अच्छा, कल हमने डमी प्रोजेक्ट बनाया था, और फिर उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हम देख रहे थे कि MVC हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हमें बनी बनाई मिलती हैं, स्ट्रक्चर जो है MVC का, हम वो देख रहे थे। तो आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और ये वही प्रोजेक्ट है dummy.sln जो हमने कल बनाया था। ओके। तो अच्छा जी, यहाँ पर MVC इसके अंदर जो मेन चीज़ें ना वो तीन है: मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। लेकिन मैंने बोला था कि मॉडल को भी आप छोड़ दें, अभी हम व्यू और कंट्रोलर पे रहेंगे। ठीक है। मॉडल बाद की चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। और क्योंकि अगर मैं तीनों को साथ लेकर चलूँगा तो जो चीज़ें ना वो ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएंगी। सो इसलिए हम पहले जस्ट व्यू और कंट्रोलर, इन दो चीज़ों को समझेंगे। इन दोनों का रिलेशन आपस के अंदर क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। ओके। अब व्यू किस तरह से लोड होता है, और मतलब किस तरह से उस स्क्रीन के ऊपर शो होता है, हमारा राउट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था। तो आज यहाँ से मैं दोबारा से शुरू करता हूँ कि जो व्यू यानी कि जो हम वेबसाइट अपनी देख रहे होते हैं, वो किस तरह से हमारी जो है वेबसाइट जो है शो हो रही होती है। या अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट किस तरह से प्रोसेस होती है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो इसी की एग्जांपल देने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने एक न्यू कंट्रोलर बनाया था, कैलकुलेटर कंट्रोलर। ओके। और जब हम कंट्रोलर बनाते हैं ना, तो इसके अंदर हमें एक जो मेथड है वो बना बनाया मिलता है इंडेक्स के नाम से। ठीक है। अब इसी इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम अपना व्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि देखें, एक कंट्रोलर होता है। ठीक है। कंट्रोलर क्लास होती है। ओके। एक्चुअली जो कंट्रोलर है ना, ये एक क्लास है। जिस तरह हमारी क्लास होती है ना, क्लासेस आपने पढ़ी होंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं उनके अंदर क्लास आपने पढ़ी होगी। ओके। तो ये एक क्लास है। कैलकुलेटर कंट्रोलर ये एक क्लास है। होम कंट्रोलर ये एक क्लास है। ये क्लास फाइल है, ये भी क्लास फाइल है। ओके। एक्चुअली ये क्लासेस हैं, लेकिन हमने इनको कंट्रोलर का नाम दिया हुआ है। ओके। क्लासेस के इन ग्रुप्स को हमने कंट्रोलर का नेम दिया हुआ है। अच्छा जी, तो जब हम एक कंट्रोलर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जितने एक्शन मेथड होते हैं ना, ठीक है, जैसे क्लास के अंदर फंक्शन होता है ना, ऐसे इसके अंदर भी फंक्शंस होते हैं। जैसे ये देखें, ये एक फंक्शन है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। ओके। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू रिटर्न कर रहा है। व्यू मतलब इसकी व्यू की फ़ाइल। अगर मैं इसके यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पर ऐड व्यू के ऊपर क्लिक करूँ, जैसे इसका व्यू पहले से ऐड है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो गो टू व्यू, और ये इसका व्यू है। ये मैंने कल ऐड किया था। इसको मैं ज़रा दोबारा आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये व्यू के फोल्डर के अंदर कैलकुलेटर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और उसके अंदर हमारी index.cshtml जो है ना, ये इनके इंडेक्स का व्यू ऐड हुआ है। इसको मैंने डिलीट करता हूँ। ओके। अब
मैं दोबारा से आपके सामने इस ये जो एक्शन मेथड है हमारा इंडेक्स के नाम से, इसका व्यू क्रिएट करता हूँ। तो किसी भी एक्शन मेथड का व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली हम उस एक्शन मेथड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर दो ऑप्शन में मिलते हैं, ऐड व्यू, गो टू व्यू। अगर गो टू व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखें वो यहाँ पर कह रहा है अनेबल टू फाइंड अ मैचिंग व्यू। ओके, एक्चुअली ये फाइंड किस तरह से करता है, जब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे क्लिक किया तो हमारा जो ये फ्रेमवर्क है ये किस तरह से फाइंड करता है, ये फाइंड करेगा क्या कैलकुलेटर कंट्रोलर के नाम से, जस्ट कैलकुलेटर के नाम से व्यू के फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। जैसे देखिए ये व्यू का फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर कैलकुलेटर के नाम से कोई फ़ोल्डर है नहीं है, एक होम के नाम से फ़ोल्डर है और एक शेड के नाम से। और ये जो होम के नाम से फ़ोल्डर है इसके अंदर होम कंट्रोलर के जितने व्यूज़ हैं वो होंगे। ओके, ठीक है, लेकिन अभी कैलकुलेटर के नाम का कोई फ़ोल्डर नहीं है तो उसने कह दिया कि जी व्यू नॉट फाउंड। बाकी ज़रा दोबारा मैं कैलकुलेटर कंट्रोलर में चला जाऊँ। अब हम इसका व्यू क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड ऐड व्यू, और यहाँ पे दो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजर व्यू या फिर रेजर व्यू एम्प्टी। रेजर व्यू हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमने हमारा मॉडल ना सिंपल हो, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट इस तरह की चीज़ें हो रही हों, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम रेजर व्यू एम्प्टी ही सेलेक्ट करते हैं। रेजर व्यू अगर मैं सेलेक्ट करूँगा ना तो ये एक बना बनाया टेम्पलेट मुझे देगा, बना बनाया वेब पेज कह लें मुझे देगा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर रेजर व्यू एम्प्टी हम सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल हमें एक एम्प्टी फ्रंट एंड की फ़ाइल देगा। ठीक है, अगर उसको हम ओपन करेंगे तो हमें वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। अगर इसको मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम ये देखें, इसका जो नेम है ना ये एक्चुअल वही होना चाहिए जो कि एक्शन मेथड का नेम हो। ठीक है, इसको हम एक्शन मेथड बोलते हैं। तो इसका नेम क्या है, इंडेक्स, और यहाँ पर देखें इसका नेम क्या है, इंडेक्स। बाकी .cs.html ये इसकी एक्सटेंशन है, जैसे .html एक्सटेंशन होती है आम किसी भी इंटरनेट के डॉक्यूमेंट की, तो इसकी है CSHTML क्योंकि ये रेजर फाइल है। ओके, CSHTML इसकी इसलिए जैसे कल भी मैंने बताया था क्योंकि इस फाइल के अंदर ही हम CS भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे खुद ही यहाँ पे वो देख कैलकुलेटर के नाम का फ़ोल्डर तो ऑलरेडी बन गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर कैलकुलेटर के फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल बन गई। ओके, खुद ही फ़ोल्डर बना और खुद ही उसके अंदर फाइल बन गई इंडेक्स के नाम से। ठीक है, ओके, तो अब हम ये जो कंट्रोलर है ना इसको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। एक तो वेबसाइट को जो है ना मैं रन करके चेक करूँ ज़रा। ओके, अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ना जैसे ये होम और प्राइवेसी का ऑप्शन है हमारी नैव बार में। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कैलकुलेटर का बटन ऐड करूँगा, एक यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर हम इस इंडेक्स मेथड के थ्रू इस फाइल को गेट करेंगे। ये वाली जो फाइल है इसको हम गेट करेंगे, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक H1 टैग एंटर कर देता हूँ। ये HTML का H1 टैग है। ठीक है, ये HTML का H1 टैग है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि H1 टैग होता क्या है। और जस्ट ये कहता हूँ दिस इज़ कैलकुलेटर। ओके, कंट्रोल S। अब हमने इसको मतलब ये जो फाइल है ना इंडेक्स की इसको गेट करना है। ठीक है, तो इसके कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन जो प्रॉपर वे है ना आप लोगों को समझाने के लिए मैं वो यूज़ करूँगा। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले
एक मिनट ज़रा, मैंने आई थिंक क्लोज़ कर दिया जो रन हो रहा था। कि रन हो गया, ठीक है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम कैलकुलेटर का एक ऑप्शन सेट कर मतलब ऐड करें यहाँ पे, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो जो कैलकुलेटर कंट्रोलर है उसका जो इंडेक्स एक्शन मेथड है उसका व्यू हमें शो हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेटर का एक बटन ऐड करते हैं, या कैलकुलेटर का एक ऑप्शन ऐड करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर होम और प्राइवेसी ऑप्शन ऐड है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें नेव बार को चेंज करना पड़ेगा। ओके, और हमारी जो नेव बार है और जो फुटर है वो कहाँ पे होता है, शेयर्ड के फोल्डर में होता है। ठीक है, ये जो एम वी सी स्ट्रक्चर है ना हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो नेव बार है ये कहाँ पे होती है, लेआउट में। ओके, शेयर के फोल्डर के अंदर जाके लेआउट में, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये होम का बटन है और ये प्राइवेसी का बटन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके कितना कॉपी करेंगे। एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ना, ये एक उन्होंने लिस्ट बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है। लिस्ट बनाने के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं HTML में। UL मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, बाकी ये इसके ऊपर क्लासेस यूज़ हुई हैं, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। खैर, तो यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट यूज़ किया और इसके अंदर फिर उन्होंने 1 बाय 1 ऑप्शन ऐड किए हुए हैं। ओके, तो UL मीन और अनऑर्डर लिस्ट, और LI मीन लिस्ट आइटम। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लास्ट वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखें एक और लिस्ट आइटम हमने ऐड कर दी। ओके, अब यहाँ पर हमने कुछ चेंजिंग्स करनी है कि इसका नेम जो शो होगा वो क्या होगा, कैलकुलेटर। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, लाइक ये है ना, इसके ऊपर जब मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है, इस पेज के ऊपर, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये जो भी पेज है। ठीक है, अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, इस पेज के ऊपर। अब हमने इस क्लिक को जो है यहाँ पर मैनेज करना है। ठीक है, तो जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये कहाँ पर जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमने अब अपना कंट्रोलर स्पेसिफाई करना है। तो हमारा कंट्रोलर कौन सा यूज़ होगा, ये वाला, ये कंट्रोलर हमें यूज़ करना है, कैलकुलेटर। ठीक है, ये नेम है हमारे कंट्रोलर का, कैलकुलेटर। ओके, उसके जो कंट्रोलर वर्ड लिखा है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रोलर वर्ड हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एक कंट्रोलर फाइल है। बाकी अगर हमने इसको मतलब कि पॉइंट करना हो जब, तो फिर इसके साथ कंट्रोलर हम नहीं लिखते। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर कैलकुलेटर कंट्रोलर, नहीं, जस्ट कैलकुलेटर। उसके बाद अब देखें ASP कंट्रोलर हमारा कौन सा हो गया, कैलकुलेटर। अब इसका एक्शन कौन सा होगा, ठीक है, तो कंट्रोलर में गया और यहाँ पर एक्शन कौन सा है, इंडेक्स। ठीक है, एक्शन का नेम लिखेंगे तो इंडेक्स। ठीक है, अब जब यूज़र क्या करेगा, कैलकुलेटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ASP कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर के पास, कैलकुलेटर कंट्रोलर के पास। ओके, और उसके कौन से एक्शन मेथड के पास, इंडेक्स एक्शन मेथड के पास। ठीक है जी, लाइक यूज़र ने क्लिक किया कैलकुलेटर पे तो रिक्वेस्ट आई कैलकुलेटर कंट्रोलर के पास, और फिर यहाँ पर इंडेक्स वाले कंट्रोलर के पास। और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, रिटर्न व्यू, यानी कि व्यू रिटर्न कर दो। और इसका व्यू कहाँ पर है, ये है जो हमने पहले बनाया था, ये व्यू है। ओके, और ये शो हो जाएगा, दैट्स इट। चलें इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। आई थिंक हो गई है, ओपन करता हूँ। हाँ, हो गया, ये देखें ना, यहाँ पर कैलकुलेटर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दिस इज़ कैलकुलेटर।
ओके, ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने बहस की है कल की और आज की, इसका मकसद बस आपको ये रिक्वेस्ट हैंडलिंग समझाना था। और इस तरीके से जो मैंने आपको भी करके दिखाया, इससे आपको कंट्रोलर का भी आइडिया जाता है कि कंट्रोलर क्या काम करता है। ओके, अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो मैं उनके अलग अलग फंक्शंस लिख सकता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, और फिर वो उस हिसाब से वर्क करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ ले। ये रिक्वेस्ट किस तरह से, मतलब रिक्वेस्ट ने किस तरह से काम किया है। राउट, इसको एक्चुअली हम राउट बोलते हैं। ठीक है, कि जब हम किसी चीज़ को गेट करना चाह रहे हैं, किसी पेज वगैरह को, तो वो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से होके कैसे, मतलब वो पेज हमें ला के देती है, इसको हम राउटिंग बोलते हैं। तो ये राउट समझाने का मकसद आपको ये था कि आपको कंट्रोलर की भी समझ लगे, कंट्रोलर का हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या रोल है। बाकी व्यू का रोल तो आपको पता लग गया कि जो भी हम ये देख रहे हैं ये सब कुछ कौन बिल्ड कर रहा है, व्यू बिल्ड कर रहा है। ओके, बाकी इसको ला के हमें कौन दे रहा है, कंट्रोलर ला के दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अभी यहाँ पर हम भला क्या करेंगे, यहाँ पर अब मैं दो ना फील्ड्स ऐड करूँगा। ओके, और उनको मैं क्या करूँगा, उन फील्ड्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे उनको मैं प्लस करवाऊँगा। ठीक है, और इसके अंदर हम, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर व्यू के अंदर दो फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो हमारी व्यू की फ़ाइल कौन सी थी, ये वाली। यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेबल लिखता हूँ। यहाँ पर हम टैग यूज़ करेंगे लेबल, और लेबल हमारा क्या होगा, एंटर वैल्यू 1, और इसी को मैं कॉपी करूँगा। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा एंटर वैल्यू 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक इनपुट लूँगा। इनपुट टाइप क्या होगी इसकी, टेक्स्ट। टेक्स्ट रख लें, नंबर रख लें, कुछ भी रख सकते हैं हम। ये सारी टाइप्स हैं, बटन, चेक बॉक्स, और ये ए टू सारा कुछ। ठीक है जी। अच्छा, इसको ना मैं दो तरीक़ों से करके दिखाऊंगा। पहले जो सिंपल तरीका है ना, पहले वो हम ट्राई करेंगे, और फिर हम एक जो कम्प्लेक्स तरीका, यानी कि कंट्रोलर के पास जाके, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ पर ही मतलब इसकी सारी कोडिंग यहाँ पर ही कर दूँ, यानी कि इसी व्यू के ऊपर, जो व्यू की फ़ाइल है हमारी index.cshtml, यहाँ पर ही कैलकुलेशन सारी कर दूँ। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमारा ये सारा डाटा, जो भी यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा, ये सारा डाटा कंट्रोलर के पास जाए, और कंट्रोलर के अंदर हमने एक एक्शन मेथड लिखा हो, जिस तरह हमने इंडेक्स लिखा है ना, एक्शन मेथड, इसी तरह का हमने कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड लिखा हो एडिशन के नाम से।
ओके, और उसके अंदर जाके ये काम होगा। दोनों तरीके से हम देखेंगे। पहले मैं सिंपल वाला जो तरीका है ना वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। अच्छा जी, इनपुट टाइप नंबर आ गया हमारा और नेम आएगा num1, एंटर नंबर 1। यहाँ तक मैं इसको ज़रा आपको ना रन करके चेक करवाता हूँ। ये मैंने बिल्ड के बटन पे क्लिक किया और ओके, ये देखें यहाँ पर आ गया है एंटर वैल्यू 1 और ये उसके सामने ये उसने हमें बॉक्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद एंटर वैल्यू 2 आ गया, इसके आ रहा है, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के सिंपली मैं यहाँ पर ना एक टैग ऐड करूँगा, इसका नाम है BR। ओके, आई थिंक इसकी जो ब्रैकेट है ये इसके बाद आएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पर तो एक चीज़ गौर करने वाली है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये जो लेबल का टैग, जो क्लोजिंग टैग है, इसकी ब्रैकेट पहले आ रही है, सॉरी इसकी स्लैश जो है ये पहले आ रही है, लेकिन BR की स्लैश बाद में आ रही है। ये बाद में यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग, इसका कोई क्लोजिंग सॉरी इसका जो कोई ओपनिंग नहीं है, जस्ट ये एक क्लोजिंग टैग है। जबकि अगर आप इस टैग को देखें तो इसकी ओपनिंग भी है और फिर इसका क्लोजिंग है। ओके, ओपनिंग के अंदर स्लैश नहीं होता, क्लोजिंग के अंदर स्लैश होता है। ठीक है, ऐसे तमाम टैग्स जिनका ओपनिंग नहीं होता उनकी स्लैश बाद में आती है, और जिनका ओपनिंग होता है उनकी स्लैश पहले आती है। दैट्स इट। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। और अभी हम एक और यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप नंबर एंड नेम नाम एंड वैल्यू नंबर, एंटर नंबर 2। एक्चुअली जो वैल्यू की फील्ड है ना, वैल्यू की ये होती है जो हमें यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आता है इसके अंदर ना, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहा। इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है ना, जैसे एंटर योर नेम, एंटर वैल्यू 1, तो इसके अंदर लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसी वैल्यू को, ये जो दो वैल्यू इनको यहाँ पर ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और फिर हम इसको शो करवा देंगे स्क्रीन पे। और इसके लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी इंटरनेट से। Razor view, how to store number in Razor view to an variable। आई थिंक नेट मेरा काफ़ी स्लो है। नेट स्लो था, इसी वजह से जो है ना ये मीटिंग में हमारी लेट हुई है। ओके, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, मैं सोया नहीं हूँ। नहीं, अच्छा जी, यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या देखना चाहता हूँ कि वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू हम किस तरह से स्टोर करवाएंगे।
is a C sharp variables. अच्छा, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये आपने ख़ुद भी ट्राई करना है। आप सब लोगों के पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होगा, अगर नहीं है तो कर ले इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वर्ड टुडे एंड ऑपरेटर्स। जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। कोई एक सर्च रिज़ल्ट भी जो है ना वो सही नहीं मिल रहा मुझे। गेटिंग वैल्यू फ्रॉम इनपुट टैग्स। ओके। अच्छा, उन्होंने कोई भी मुझे कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला, तो यहाँ पर खुद ही जो है ना मैं ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर हम एक जस्ट लेबल सेट करेंगे रिज़ल्ट के नाम से।
सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल, बल्कि एक नहीं दो वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाता हूँ। वेरिएबल अब मैं क्या करने लगा हूँ कि अपने व्यू की फ़ाइल के अंदर ही सी शार्प यूज़ करने लगा हूँ। तो सी शार्प यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ करनी उससे पहले हमें ये वाला सिंबल डालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकता हूँ। num1 आई थिंक मुझे ब्रेसेस भी यूज़ करनी पड़ेंगी। हाँ ऐसे int num1 इज इक्वल टू 0। expected this, okay, that's it। एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ num2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये पहले सारा कुछ जो है ना ये मैंने किया हुआ प्रोजेक्ट में, लेकिन अभी याद भूल गया कि मतलब किस तरह से किया था। num1 num2 और यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से। सिंपल है ये बिल्कुल, जिस तरह की एग्जांपल हमने समझ लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में की हुई हैं, ये सिंपल वही प्रोग्रामिंग है। ओके, जस्ट ये है कि इसका हम व्यू की फ़ाइल के अंदर कर रहे हैं यूजिंग सी शार्प। इंट रिज़ल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो इनपुट है ना, ये यहाँ पर जो यूज़र वैल्यू लिखेगा ना, उसको हमने ये num1 के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। और इसको मैं यहाँ से लेकिन करूँगा कॉपी। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना ये शो करवा देंगे ऐड रिज़ल्ट, ये ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब क्या रह गया कि इसके अंदर, और बल्कि नहीं, इससे पहले हमने एक और काम करना है @ एंड यहाँ पर हमने बोलना num1 प्लस num2, ठीक है। अब क्या हो गया, एज अ स्टेटमेंट, ओके। अब ठीक है, ओके। अब रह गया हमारा काम है कि बस रिजल्ट, the left hand side of an assignment must be a variable property or index। ओहो, ओके। अच्छा जी, ये इतना हो गया। इन दोनों को हमने क्या करी जा रहा हूँ मैं,
उल्टी स्टेटमेंट को मैंने उल्टा लिख दिया। ये ऐसे आनी थी। अब ठीक है। अब ठीक है जी। अब एक काम रह गया कि ये इस वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू और इस वेरिएबल के अंदर इस वाले इनपुट की वैल्यू ये स्टोर करवानी है, और इसका मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं करूँगा चैट जीपीटी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा जी चैट जीपीटी के पास। अब ये हमें बता देगा, कोई हमें वेबसाइट जो है वो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। मोस्टली जो है ना ये आंसर जो है इस तरह की चीज़ें मैं इसी से जो है ये लेता हूँ। इंटरनेट जो है वो बहुत कम मैं सर्च करता हूँ। ओके, यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी, और वैसे जो मैं मेथड करते इसने वो यूज़ नहीं किया, इसने कुछ और मेथड यूज़ किया है। अब ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट ओके ओके ओके। ये मॉडल को यूज़ कर रहा है, जबकि हमने मॉडल यहाँ पर कोई यूज़ किया ही नहीं है। इससे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने साथ
जावास्क्रिप्ट यूज़ की है। ओके, वैसे अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 5, तो साथ साथ वो खुद ही उसका रिजल्ट देता जा रहा है। अब ये 10 हो गया, उसने खुद ही ऐड कर दिए। ठीक है, बटन वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्जांपल तो वैसे मैं आपको देना चाहता था सी शार्प की ना इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर ये काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। काम जो है ना वही हो रहा है। वो क्या है कि यहाँ पर जो यूज़र मतलब वैल्यू लिखेगा इस इनपुट के अंदर, और जो इस इनपुट के अंदर वैल्यू लिखेगा, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये जाएंगी किसी वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये उसने एक वेरिएबल लिया है कांस्टेंट के नाम से, ठीक है, num1। ओके, और यहाँ पर एक और है num2 के नाम से, बट ये जावास्क्रिप्ट है, ये सी शार्प नहीं है। और यहाँ पर उसने एक फंक्शन पहले बनाया है कैलकुलेट सम के नाम से, और num1 और num2 के अंदर 1 बाय 1 उसने वैल्यू लेके आया। वैल्यू लेने के लिए उसने यहाँ पर यूज़ किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर उसने आईडी लिखी, ये रही आईडी। इनपुट 1 की जो आईडी है वो थी num1, और इनपुट 2 की जो ये सेकंड इनपुट था, सेकंड इनपुट की फील्ड इसकी जो आईडी वो num2। और इस तरह से करके जो है ना इसने यहाँ पर किया, इसने सी शार्प जो है वो यूज़ नहीं की। सो मैंने रीजनरेट, इसके बाद मैंने इसको बोला है कि जस्ट सी शार्प यूज़ करो, लेट्स सी क्या करते हैं आप। अच्छा, खैर सी शार्प को जो है ना अभी हम फ़िलहाल एक साइड पे करते हैं। एक तरीका तो हमारा ये है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है ये जाए कंट्रोलर के पास, और फिर आगे से वो जो है ना इसको हैंडल करके इसका जो सम है वो हमें दे। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, यही फंक्शन हम लिखें अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर, ओके, सम के नाम से। तो एक तरीका वो है। खैर उस तरीके की जो मैं जो है ना प्रेपरेशन कल करूँगा अच्छे से, और फिर आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी मैंने उसको प्रिपेयर नहीं किया। आज का मेरा यही था कि इतना मैं आपको बताऊँ। तो इसके अंदर मतलब आज की क्लास तक आप लोगों को कंट्रोलर और व्यू, इनका रिलेशनशिप क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, इस चीज़ की समझ जो है वो आ गई होगी। अगर नहीं किसी को आई तो वो आप पूछ लें। मतलब अभी भी अगर आपको नहीं पता लगा कंट्रोलर क्या होता है और व्यू क्या होता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को लीव करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पूछना था कि आपने सुपरवाइजर से बात की है, कब तक होगा वाइवा ऑलमोस्ट? ये होगा मिड टर्म के और, बाद होगा? हाँ मिड टर्म के बाद होगा, मिड टर्म और फाइनल के दरमियान में। ठीक है, फिर सही है। ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है, प्रैक्टिस करें आप, और फिर ही आप क्वेश्चन पूछना जो भी हुआ आपका।
प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि मतलब आपको राउट जो है ना समझ आ जाए खुद से। कुछ भी कोई कंट्रोलर बनाएं, उसका इंडेक्स मेथड बनाएं, ठीक है ना, इस तरह पेजेस वगैरह बनाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि कंट्रोलर और व्यू का रिलेशन क्या है।